Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the security conference के perspective से है। स्टूडेंट डीजीपीज का जो मीटिंग है उसको कैरी आउट किया गया उड़ीसा के वहाँ पे। आप देखिए कि मीटिंग को पीएम सर के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स उनके द्वारा अटेंड किया गया। और मीटिंग के अंदर इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से जो न्यू चैलेंज है उनको भी यहाँ पे डिस्कस। स्टूडेंट्स, पीएम सर के द्वारा अपने एड्रेस के अंदर जो साइबर फ्रॉड के जो केसेस इंडिया के अंदर इंक्रीज हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिस यूज है जिसके थ्रू आपको डीप फेक का यूज करते हुए जो साइबर फ्रॉड के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं, तो उस न्यू यहाँ पे जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसको टैकल करने के पर्सपेक्टिव से उसको किस तरीके से यहाँ पे रोका जा सके, उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा अपने एड्रेस के अंदर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हर एक स्टेट के जो डीजीपी हैं, आईजीपी हैं, उनका ये मीटिंग को कैरी आउट किया जाता है। उसका बेसिक मैंडेट यही है कि बेसिकली जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे डील किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे डीजीपीज के बारे में, तो आप देखिए कि जो पुलिस एज ए सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो पुलिस एज ए सब्जेक्ट आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में प्रकाश सिंह केस है, 2006 के समय का प्रकाश सिंह केस है, जो इंडियन पुलिस सर्विस के ही ऑफिसर हैं प्रकाश सिंह, उनके द्वारा उस केस को कैरी आउट किया गया था। स्टूडेंट्स, उस केस के अंदर में कुछ डायरेक्टिव्स हैं उनको इश्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो डीजीपीज का जो अपॉइंटमेंट है उनका एक फिक्स टेन्योर है वो यहाँ पे होना चाहिए, उनका जो टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए, जिससे कि आप देखिए कि उनको पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा रिमूव ना किया जाए समय समय पे। एक फिक्स टेन्योर है तो उनके द्वारा कुछ सर्विस के अंदर जो चेंजेस हैं, कुछ आप देखिए कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनके द्वारा कैरी आउट किया जा सकता है। पुलिस के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स हैं उनको भी फाइल किया जा सके। काफ़ी बार आप देखिए कि पुलिस का जो एट्रोसिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पुलिस का जो सिक्योरिटी के यहाँ पे वेपन्स हैं उनको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि लास्ट जो मंथ है, नवंबर का जो मंथ है, उसके अंदर हम 26/11 का जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पे याद करते हैं। तो स्टूडेंट, जब 26/11 का इंसिडेंट था तो इनिशियली इंडियन जो पुलिस सर्विस के जो पर्सनल्स हैं उन्हीं के द्वारा डील किया गया था टेररिस्ट को वहाँ पे। तो इस तरीके से जो स्कोर्स हैं वो होने चाहिए हर एक स्टेट के वहाँ पे। अगर कोई अटैक होता है तो सडनली जो पुलिस फोर्स है उसके द्वारा भी उसको टैकल किया जा सके। तो बेसिकली आप देखिए कि पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में जो प्रकाश सिंह केस है उसके अंदर हमारे जो एसपी हैं, स्टेट आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हुआ करते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी हैं, उनकी फिक्स टेन्योर के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी डीजीपीज अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से 2018 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए एक डायरेक्शन है उसको इश्यू किया गया कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कैरी किया जाएगा। हर एक स्टेट को जो 5 पर्सनस हैं जिनको डीजीपी अपॉइंट करना है, जो यहाँ पे एलिजिबल हैं, उनका एज के पर्सपेक्टिव से उनका जो लिस्ट है यूपीएससी को सेंड करना होगा। यूपीएससी के द्वारा जो पर्सनल इंटरव्यू है उसको कैरी किया जाएगा और 3 जो नेम्स है वो सजेस्ट किए जाएंगे। 5 का जो लिस्ट है उसके अंदर से 3 जो नाम है वो सजेस्ट किए जाएंगे यूपीएससी के द्वारा कि इन 3 पर्सनस में से किसी को पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा डीजीपी अपॉइंट किया जा सकता है। बट आप देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा इस जो एक्शन है उसको रजिस्ट किया गया था। यूपीएससी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा बताया गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। बेसिकली आप देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि बी आर अम्बेडकर सर के द्वारा भी, जो हमारे यहाँ पे बुलवार को पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं फेयर रिक्रूटमेंट जिनके द्वारा कैरी आउट किया जाना है। तो आप देखिए कि इस तरीके से कुछ स्टेट्स का रेजिस्टेंस है, इसी वजह से कुछ स्टेट्स के वहाँ पे आपको एक्टिंग डीजीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे यूपीएससी का जो इंटरव्यू प्रोसेस है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव्स है उनको बाईपास करते हुए एक्टिंग डीजीपी के रूप से अपॉइंट किया जाता है कुछ स्टेट्स के वहाँ पे। तो ये डीजीपी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के वहाँ पे इलेक्शंस जो कंडक्ट हुए थे। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के वहाँ पे इलेक्शन के बाद में अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस को मैंडेट रिसीव हुआ उनके द्वारा सीएम का जो पोस्ट है उसके लिए नहीं किसी को चूज किया गया है। 5 का जो डेट है वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन के अंदर विक्ट्री है वो नहीं रिसीव हुआ।
उनके द्वारा बेसिकली कहा गया था कि जो सडनली वोटर्स का जो टर्नआउट है वो सर्ज हुआ है। लेटर फेज के अंदर में आपको वोटर्स का जो टर्नआउट है वो हायर नंबर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग में उनके कुछ कंसर्न्स थे। तो आप देखिए कि स्टेट के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हुआ करते हैं, जिसको कि हम सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप से जाना करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, आप देखिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, आप देखिए कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो इनके जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट इलेक्शन कमीशन को हेड किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसका भी इस्टेब्लिशमेंट का मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। होमवर्क आपके लिए ये है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो आपका पॉलिटी का जो बुक है उसको आप रेफर कीजिए। लक्ष्मीकांत का बुक है, उसके अंदर आर्टिकल्स मेंशन है हर एक चैप्टर के बाद में, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा यही बताया गया है कि हर एक राउंड का जो कॉन्फ्रेंस है, आप देखिए कि 17C का जो फॉर्म है, किसी भी कैंडिडेट के जो एजेंट्स हुआ करते हैं हर एक पोलिंग बूथ के, वहाँ पे उनको बेसिकली 17C का जो फॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ करता है। 5 PM आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लास्ट समय हुआ करता है, बट 5 PM के अगर कोई पर्सन है जो वहाँ पे वोटिंग का जो लाइन है उसके अंदर किसी पर्सन को अगर ज्वाइन किया गया है, तो आप देखिए कि उनको जो यहाँ पे एंटाइटलमेंट है कि उनको वोटिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा, चाहे वो रात को 8 बजे या 9 बजे तक वो वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो। तो आप देखिए कि 5 PM से पहले अगर किसी पर्सन के द्वारा वहाँ पे जो क्यू है, जो लाइन है, उसको ज्वाइन किया गया, तो उनको वोटिंग का जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ करता है। उसके बाद में आप देखिए कि प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद में 70C फॉर्म है वो ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड किया जाता है, और उसके भी लेटर फॉर्म के अंदर फिर कैलकुलेशन होगा। अगर कोई मिस में यहाँ पे प्रोसेस है, तो रीपोलिंग को अगर कैरी करना है या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो आपको नेक्स्ट डे के दौरान में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, पुडुचेरी एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे बारिश रिसीव हुआ है साइक्लोन फेंगल की वजह से, तो आप देखिए कि उसी के बारे में डिस्कस किया गया। नेम किसके द्वारा दिया गया है साइक्लोन फेंगल का? सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है। और आप देखिए कि हमारे इस सीजन के दौरान में सेकंड आपको ये जो साइक्लोन है वो देखने के लिए मिलेगा। उस अर्लियर फेज के अंदर अक्टूबर के समय ईस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे जो साइक्लोनिक कंडीशंस है वो डेवलप हुई थी। उस साइक्लोन का जो नेम है किस कंट्री के द्वारा दिया गया है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के, वहाँ पे 5 अगस्त के समय आप देखिए कि पॉलिटिकल जो डिस्टरबेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। क्या यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर पर्सनस का जो एंट्री है वो इंक्रीज हुआ, बट आप देखिए कि डाटा के अंदर बताया गया है कि पर्सनस का जो जिस तरीके से नॉर्मल ईयर के रिगार्डिंग में जिस पर्सनस को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा, उसी तरीके से आप देखिए कि हमारे पर्सन उतने ही नंबर ऑफ पर्सन है उनको यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन है जो अनडॉक्यूमेंट वे के अंदर एंट्री करना चाह रहे थे इंडिया के एरिया के अंदर में। अगर हम बात करें बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, तो 4096 किलोमीटर का वो एरिया है। 4096 किलोमीटर का वो एरिया है जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल स्टेट है, जहाँ जो आपको काफ़ी सारा एरिया है वो शेयर किया जाता है। बाद में आसाम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 5 स्टेट्स हैं जो एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो आप देखिए कि हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप देखिए कि 1 दिसंबर का जो डे है हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप से भी सेलिब्रेट किया करते हैं, उनके भी फाउंडेशन डे के रूप से। 1965 का वो समय है जब 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको रेज किया गया था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में आप देखिए कि 71 का जो बांग्लादेश वॉर है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, उसके दौरान भी इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है, पाकिस्तान बॉर्डर के अलावा आप देखिए कि जो बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो वन फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरीका का कोऑर्डिनेशन के अंदर में जो यहाँ पे मिस मैनेजमेंट है वो ना हो, मिस कम्युनिकेशन ना क्रिएट हो, इस वजह से
एक बॉर्डर एरिया के अंदर एक ही फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय होना चाहिए। बट हमारे कुछ ऐसे भी बॉर्डर एरिया हैं जहाँ पे 2-3 जो फोर्सेज हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में है, साउथ कोरिया का एक सिटी है, सिटी का नाम है बुसान। आप देखिए कि वहाँ पे प्लास्टिक का जो ट्रीटी है उसकी रिगार्डिंग में नेगोशिएशन चल रहा था। बट इस प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पेट्रोकेमिकल वाले जो कंट्रीज हैं, जहाँ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका कि आप देखिए कि जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो आपको पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के ऊपर देखने के लिए मिलता है। और जो पेट्रोकेमिकल जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज आप देखिए कि प्लास्टिक का जो फॉर्मेशन है वो भी आपको उन्हीं के थ्रू देखने के लिए मिलता है। ये प्लास्टिक के जो पॉलीमर के जो प्रोडक्शन वाले जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो लिमिट है, जो प्रोडक्शन की लिमिट के अलावा आप देखिए कि जो कुछ बैन लगाने के बारे में डिस्कस किया था तो उसको अपोज किया गया इस प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर में, तो कम्प्लीटली फेल हुआ है, अभी नेगोशिएशन है वो नहीं पहुंचा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक आप देखिए कि 2022 के समय बैन कर दिया गया था। शॉर्ट लिव्ड जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बैन करने के बारे में इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया है। और एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखिए कि यहाँ पे जो जिनके द्वारा बेसिकली पैक किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक के पैकेट के अंदर में, तो उसका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में आपको इंडिया का जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। बट पेट्रोकेमिकल वाले जो कंट्रीज है जिनका इकोनॉमी उसके ऊपर बेस है, तो प्रोडक्शन का जो डिक्रीज है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा अपोज किया गया, तो उसी वजह से ये जो कंप्लीट ट्रीटी है वो फेल हुआ है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो नक्सल पर्सन है उनको गन डाउन किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए कि स्टूडेंट जब तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एक स्टेट हुआ करता था, तो उस समय एक पुलिस ऑफिसर हैं के एस व्यास सर हैं, के एस व्यास सर के द्वारा एक फोर्स है उसको डेवलप किया गया था। जो दैट आंध्र प्रदेश का जो जॉइंट जब स्टेट हुआ करता था तो एक फोर्स है उसको डेवलप किया गया आंध्र प्रदेश पुलिस के वहाँ पे, जिसको कि हम ग्रे हाउंड्स के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स जो बेसिकली ग्रे हाउंड्स नाम का जो फोर्स है वो एंटी नक्सल फोर्स के रूप से देखा जाता है, और नक्सलाइट जो मूवमेंट है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, सोशियो इकोनॉमिक कुछ कंडीशंस हैं, ज़मीन भी आपको एक रीजन देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको ये सोशल जो ये मूवमेंट है वो कैरी आउट होता है। नक्सलबारी वो जगह है जहाँ से मूवमेंट का स्टार्ट होता है, बाद में उन पर्सनस उस मूवमेंट से जो जो जुड़ गए उनको आप देखिए कि जो नक्सल जो पर्सनस के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर में जो मोस्ट मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करने के बारे में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे साइबर फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है, उसके केसेस सामने आते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट के केस के बारे में बताया गया है किस तरीके से कुछ लैक ऑफ रुपी हैं वो यहाँ पे उन पर्सन के आप देखिए कि फ्रॉड के अंदर चली गई यहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग में आरबीआई के द्वारा भी आप देखिए कि 1930 नाम का एक नंबर बताया गया है, साइबर फ्रॉड को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाए अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है। और आप देखिए कि अब तो फ्रॉड्स भी यहाँ पे चेंज हुए हैं, फ्रॉड्स का भी जो पर्सपेक्टिव है समय समय पे चेंज होता है। काफ़ी बार आपको व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस है वो कनेक्टिव हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप देखिए कि एपी के रूप से भी कुछ फाइल्स है वो देखने के लिए मिलेगा, कुछ पीडीएफ के पर्सपेक्टिव से जो फाइल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनविटेशन कार्ड वहाँ पे सेंड किया गया, आप जैसे ही उस पीडीएफ फाइल को ओपन करोगे आपके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जो इंस्टॉल होंगे। तो किसी भी अननोन थिंग्स हैं उनको आप देखिए कि काफ़ी केयरफुली वे में यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। और जैसे ही किसी तरीके का फ्रॉड अगर आपके साथ में कभी भी इस तरीके का मिसकंडक्ट है तो बेसिकली आप देखिए कि उसको रिपोर्ट कीजिए 1930 के ऊपर में। इंडिया का आप देखिए कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया है कि 0.7% ऑफ जीडीपी है उसका लॉस्ट हुआ है, इस तरीके से जितना प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस्ट हुआ है साइबर फ्रॉड्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महाकुंभ के पर्सपेक्टिव से है, प्रयागराज के वहाँ पे महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कुंभ मेला है जो रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये प्रमोट करता है। 4 जगह जो कुंभ मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, महाकुंभ हुआ करता है 12 जो ईयर्स हैं उसके अंदर आपको एक महाकुंभ देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए अर्ध कुंभ एंड समय समय पे जो रिचुअल क्लीनिंग है उसको प्रमोट किया जाता है। जनवरी के समय तो ऑलरेडी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है उसके अंदर भी
क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट वो एक इम्पोर्टेंट है। उसी समय में वेस्ट बंगाल के वहाँ पे गंगा सागर का जो मेला है, गंगा सागर का जो मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ पे भी आपको रिचुअल क्लीनिंग है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय आप देखिए कि ग्रेट बाथ हुआ करता था। ग्रेट बाथ के अंदर में जिस तरीके से जो रिचुअल क्लीनिंग को प्रमोट किया गया था, तो उसी तरीके का क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम महाकुंभ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो ये 4 जगह ऑर्गेनाइज होता है। एक हरिद्वार नाम की जगह है, उत्तराखंड में हरिद्वार है। फिर आप देखिए कि प्रयागराज है, जहाँ पे 3 जो रिवर्स है उनका संगम है। हरिद्वार के अंदर में गंगा रिवर है। यहाँ पे आप देखिए कि 3 रिवर जो हैं, जिसमें है गंगा है, यमुना है, और आप देखिए कि जो सरस्वती जो रिवर है, जो कि अभी डिसअपियरेंस सिचुएशन के अंदर में है। तो 3 रिवर्स का जो संगम बताया गया है प्रयागराज को। थर्ड अगर हम बात करें उज्जैन, उज्जैन नाम की जो जगह है, जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी निकलता है। और आप देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लास्ट ईयर न्यूज के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स उज्जैन के वहाँ पे आपको सिपरा नाम का जो रिवर है, सिपरा नाम का जो रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि आपको नासिक नाम की जगह है। नासिक कहाँ पे है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ पे आप देखिए कि गोदावरी रिवर है, उसके बैंक के ऊपर वो सिचुएटेड है नासिक। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 4 प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या कुंभ मेला जो है हमारा जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है, क्या उसका भी पार्ट है कुंभ मेला? यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, क्या उसका पार्ट है या नहीं है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नागा जो स्टेट है, नागालैंड का जो स्टेट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि 1963 के समय नागालैंड को जो स्टेटहुड है वो ग्रांट किया गया था उस समय में। कैसे ये स्टेटहुड यहाँ पे दिया गया? आप देखिए कि उससे अर्लियर फेज के अंदर इंडिपेंडेंस के समय हमारे जो स्टेट्स हैं 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हुआ करते थे। कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, सी एंड डी है। आप देखिए कि उसी के अंदर में इनको रीऑर्गेनाइज किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, फजल अली कमेटी के बाद में। फिर गुजरात स्टेट बनता है, कुछ पुडुचेरी का जो एरिया है, गोवा है, उन सभी को ऐड किया गया 10th 12th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 14th के थ्रू आपको पुडुचेरी को ऐड देखने के लिए मिलेगा। और फिर आप देखिए कि 1963 के समय यहाँ पे जो ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट है उसका जो रिजल्ट के रूप से आपको नागालैंड स्टेट है वो देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर फीजो के द्वारा आप देखिए कि मूवमेंट को लीड किया गया था उस समय में। तो 1963 के समय नागालैंड वहाँ पे क्रिएट हुआ। अमूर फाल्कन का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अमूर फाल्कन नाम का जो बर्ड है उसका आपको नागालैंड के वहाँ पे प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये नागालैंड के बारे में था। क्या नागालैंड को जो स्पेशल प्रोविजंस है स्टेट्स की रिगार्डिंग में, उसके अंदर में क्या कुछ प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 371 के किसी क्लोज के अंदर में? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना, ये आपका होमवर्क है। और आप देखिए कि 6 शेड्यूल को जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट्स उसके पार्ट है, नागालैंड उसके अंदर नहीं है। लद्दाख का डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिसर्च के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि 2047 हमारी कंट्री के द्वारा टारगेट रखा गया है कि डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है। तो स्टूडेंट जो डेवलपमेंट को कैरी आउट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सेक्टर है, एसएनटी वो सेक्टर है। आप देखिए कि उसी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स उसको इसी के रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है कि जो स्ट्रेटजिक या इमर्जिंग जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही यूटिलाइज करना है। बट हमारा जो साइंटिफिक सेक्टर का जो रिसर्च है उसका भी एक सिक्योरिटी होना चाहिए। आप देखिए कि कोविड-19 का जो वैक्सीन को डेवलप किया गया था, कोविड-19 के रिगार्डिंग में जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, तो स्टूडेंट्स वैक्सीन के अगेंस्ट में भी जो साइबर अटैक है वो देखने के लिए मिले थे। चाइना के वहाँ पे आप देखिए कि जो रिसर्च का जो एक्टिविटी हुआ करती हैं उनको प्रॉपर जो रिसर्चर्स है उसका फंडिंग कहाँ से हुआ है उसके रिगार्डिंग में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो बेसिकली आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसका सिक्योरिटी लैब्स है वो ना हो। सिक्योरिटी को हमें प्रॉपर वे के अंदर कैरी करना है। अदर जो ग्लोबल जो लैंडस्केप्स हैं, ग्लोबल जो प्रैक्टिस है उससे हमें सीखने का ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे, यूएस के वहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको कि सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के अंदर में आप देखिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च को कैरी आउट करना है तो बेसिकली सिक्योरिटी भी उसको प्रोवाइड करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे अर्बन एरियाज के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 31% है। अगर आप सेंसस कंडक्ट होता है तो अराउंड आपको मोर देन 35% के आसपास जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट इंडियन सिटीज़ के वहाँ पे आप देखिए कि जो प्रैक्टिस है, जो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम आपका जीएस पेपर 1 के अंदर भी है, मेंस के अंदर में आप देखिए। अर्बनाइजेशन के अंदर में आप देखिए कि आपको नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूस इंक्रीज हुई हैं, उसकी रिगार्डिंग में एक सर्विलेंस का जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो 70% पॉपुलेशन है 2050 तक आप देखिएगा अर्बन एरियाज के अंदर प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। 70% पॉपुलेशन का 2050 तक अर्बन एरियाज के अंदर प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कैसे यहाँ पे जो इंटर स्टेट माइग्रेशन भी जो देखिए कि इंक्रीज हुआ है, लोग जॉब्स के एस्पिरेशन की रिगार्डिंग में सिटीज़ के लिए माइग्रेट किया करते हैं। बट जो डिजीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उनको कैसे यहाँ पे सस्टेनेबल वेल जो पीपल्स का जो लाइफ है उसको एंजॉय किया जा सके उनके द्वारा। पर आप देखिए कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए, जो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरीके से अवेलेबल किया जाए जिससे कि एमिशन का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो। तो स्टूडेंट्स उसी की डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है इंडियन सिटीज़ के अंदर में उसके रिडक्शन के पर्सपेक्टिव से। जीएस पेपर का आप देखिए कि जीएस पेपर सेकंड के अंदर में बेसिकली मेंशन किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ में। तो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में आप देखिए कि आर्टिकल 25 है जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको प्रोवाइड करते हैं। आपका जो कंसाइंस है उसको बताया गया है। तो बांग्लादेश के वहाँ पे भी आपको राइट टू थॉट का जो एक प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि जब उसको सेटअप किया गया था तो सेक्युलर स्टेट हुआ करता था, फिर आर्मी के द्वारा पावर को टेक ओवर किया जाएगा और लेटर फॉर्म के अंदर में जो सेक्युलर वर्ड है उसको रिमूव कर दिया गया था 1977 के समय में। 89 के समय आप देखिए कि एज ए इस्लाम एज ए स्टेट का जो रिलीजन है उसको भी अडोप्ट किया गया था वहाँ पे। फिर 2011 के समय सेकुलर कॉन्सेप्ट है उसको फिर से ऐड किया गया बांग्लादेश के वहाँ पे। स्टूडेंट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी बांग्लादेश का जो वहाँ पे आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बताया गया है। किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है जो आप देखिए कि हमारे आर्टिकल 15 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की रिगार्डिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे भी बेसिकली मेंशन तो किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। बट प्रेजेंट समय में माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो वहाँ पे क्राइम इंक्रीज हुआ तो उसकी रिगार्डिंग में डिस्कशन है। इस्कॉन फाउंडेशन को काफ़ी बार मेंशन किया जाता है। इस्कॉन फाउंडेशन के फाउंडर कौन है ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1984 के समय 2 एंड 3 दिसंबर का वो डे है जब भोपाल गैस ट्रेजिडी है। भोपाल के वहाँ पे यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी है जिसके अंदर गैस का लीकेज हुआ, काफ़ी सारे जो पर्सनस है उसका डेथ हुआ था उस गैस के लीकेज की वजह से भोपाल के एरिया के वहाँ पे। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि नेटफ्लिक्स नाम का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक आपको सीरीज भी देखने के लिए मिलेगा, शायद उस सीरीज का नेम है रेलवे मैन है। कि उस समय जो ट्रेन्स वहाँ पे क्रॉस करने वाले थे इस तरीके से गैस का जो लीकेज हुआ तो उस समय कैसे ट्रेन्स को रोका गया, कैसे उनको लोगों को बचाया गया। क्योंकि आप देखिए कि जो यूनियन कार्बाइड से जो गैस लीकेज हुआ था जिसको कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जाना करते हैं MIC, आप देखिए तो जो उसका जो लीकेज हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है पर्सनस का जो लाइफ है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स उसी का देखिए कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट ये भी देखने के लिए मिला है कि जो काफ़ी सारा जो आप देखिए कि डिसेबिलिटी है उसको ऑब्जर्व किया गया है जो नेक्स्ट जनरेशन है उस एरियाज़ के रिगार्डिंग में। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर में कुछ टॉक्सिक वेस्ट हैं जिनको कि आप देखिए कि डंप किया गया था उस कंपनी के द्वारा। कंपनी का जो प्रमाइस एरियाज है वहाँ पे ही उस वेस्ट को किस तरीके से रिमूव किया जाए, किस तरीके से ट्रीट किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि ग्राउंड वाटर है, रेनी सीजन के दौरान में जो बेसिकली सरफेस का जो वाटर है उसके रनिंग के दौरान में भी जो टॉक्सिक वेट्स है उसका मिक्सअप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है कि 40 ईयर्स का समय हो चुका है, उस वेस्ट को रिमूव कैसे किया जाए। आपको ये पता होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनाइड वन ऑफ द
इंडस्ट्रियल जो डिजास्टर है वो आपको कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है यूनियन कार्बाइड का, भोपाल के वहाँ पे। यूनियन कार्बाइड आप देखिए कि फॉरेन कंट्रीज का एक ये कंपनी था जो कि फर्टिलाइजर्स एंड डेटा एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा करते थे, बट उसका अनएथिकल प्रैक्टिस वहाँ पे कैरी किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1 दिसंबर का जो डे है उसको HIV का अवेयरनेस के रिगार्डिंग में भी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे HIV के जो केसेज हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, एड्स का जो रिलेटेड जो डेथ्स हैं उनका भी डिक्लाइन है वो बताया गया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटैटोज के बारे में है यहाँ पे झारखंड एंड बंगाल के पर्सपेक्टिव से, तो आपको बस यहाँ पे ये जानकारी होना चाहिए, टॉप एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था जिसको लेटर फॉर्म के अंदर टोटल कर दिया गया। टॉप का बेसिक मैंडेट यही था कि टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो का कोई भी यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो उसको टैकल किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू में। लेटर फॉर्म के अंदर सभी वेजिटेबल्स के अंदर इन्फ्लेशन को ऐड किया गया था टोटल कॉन्सेप्ट के थ्रू। फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए तो उसके रिगार्डिंग में एक पॉलिसी है उसको फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर अटैक किया गया, गाजा के अंदर अटैक किया गया। यूनाइटेड नेशन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे उनका जो फूड आइटम सप्लाई किए गए थे उसको लूट लिया गया है। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी आप देखिए कि 1948 के समय सेटअप हुआ था जॉर्डन के, वहाँ पे जो अम्मान नाम की जगह है वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। और 6 ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं उनको बेसिक वे में जो जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाए, फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। आइसलैंड के बारे में है तो आइसलैंड का लोकेशन आपको देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस्कॉन फाउंडेशन के ही बारे में है, उसके फाउंडर को आपको बताना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे पुतिन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा अपना जो करेंसी है या डॉलर को किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा एग्रीमेंट्स के अंदर में, तो उसकी रिगार्डिंग में 100% जो टैरिफ है उसको लगाया जाएगा, ये यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है अगर किसी भी तरीके से यूएस डॉलर को उनके द्वारा अंडरमाइन करने का कोशिश किया गया। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो होमवर्क के अंदर जरूर से बताना। थैंक यू वेरी मच।